आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, माइसनर इफेक्ट सेकंड वर्जन। तो मान लीजिए यह एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल है जिसका टेम्परेचर T इसके क्रिटिकल टेम्परेचर TC से बिलो हमने मेंटेन किया हुआ है। तो यह सुपर कंडक्टिंग कॉइल अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। जब हम इस सुपर कंडक्टिंग कॉइल पर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करते हैं जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC से लोअर होता है, यानी कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H के इक्वल और अपोजिट रहेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H को कैंसिल आउट कर देगी। तो इसीलिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है वो जीरो होगा और वह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करेगा और एक परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। नाउ क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, इसीलिए इस स्थिति में इसकी रजिस्टिविटी जीरो होगी। नाउ इसी टेम्परेचर T पर, सुपर कंडक्टिंग कॉइल के टेम्परेचर T पर, जो कि इसके क्रिटिकल टेम्परेचर TC से बिलो मेंटेन किया हुआ है, हम सुपर कंडक्टिंग कॉइल को उसकी नॉर्मल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। राइट, ये हमारा माइसनर इफेक्ट का सेकंड वर्जन है। नाउ हमें समझना है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इस सुपर कंडक्टिंग कॉइल पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड H लगाते हैं जिसकी वैल्यू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC के इक्वल या उससे अधिक होती है, तो यह मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M से ग्रेटर मैग्नीट्यूड का हो जाता है और यह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M को धकेलता हुआ सुपर कंडक्टिंग कॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो इस तरह से सुपर कंडक्टिंग कॉइल में हमें एक फाइनाइट नेट मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सुपर कंडक्टिंग कॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिससे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह अपनी एक नॉर्मल स्टेट को अटेन कर लेता है। इसलिए उसकी रजिस्टिविटी अब जीरो से बड़ी हो जाती है, कोई फाइनाइट वैल्यू ले लेती है। राइट, तो माइसनर इफेक्ट का सेकंड वर्जन कहता है कि जब कोई सुपर कंडक्टिंग कॉइल अपने क्रिटिकल टेम्परेचर TC से बिलो टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होता है और वह अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो हम उसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, प्रोवाइडेड कि हम ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें जिसका मैग्नीट्यूड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC के कम से कम इक्वल या उससे अधिक हो, क्योंकि इस स्थिति में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, जिससे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वह अपनी नॉर्मल स्टेट को अटेन कर लेता है। नाउ सपोज हम ये एक लाइन के ऊपर टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। तो जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर TC पर हैं तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि जब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर पर हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेटेड होती हैं। तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पहले से ही पेनिट्रेटेड हैं तो हमें पेनिट्रेशन के लिए कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है। तो इसीलिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जीरो लेते हैं। नाउ मान लीजिए मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो
टेम्परेचर कंसिडर कर रहा हूं, लेट मी टेक टू टेम्परेचर्स T1 और T1 से एक फर्दर बिलो टेम्परेचर है T2। तो T2 जो है वो T1 से लेस है। तो मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर, जब सुपर कंडक्टिंग कॉइल का टेम्परेचर T1 है, तो इस पर जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो HC T1 है। और जब हमने सुपर कंडक्टिंग कॉइल को फर्दर कूल कराया और उसके टेम्परेचर को T2 कर दिया, तो सपोज इस टेम्परेचर T2 पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC T2 है। तो जैसे जैसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो और बिलो और बिलो जा रहे हैं, यानी कि सुपर कंडक्टर को कूलर और कूलर करा रहे हैं, तो वो उसकी सुपर कंडक्टिविटी की टेंडेंसी बेटर और बेटर होती जा रही है। नाउ अगर आपको बेटर सुपर कंडक्टिविटी की टेंडेंसी से उसको नॉर्मल स्टेट में चेंज करना है, तो ये ऑब्वियस बात है कि आपको ज्यादा ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। दिस इज अ कॉमन सेंस, because you are moving towards a tendency of better superconductivity as you are decreasing the temperature further and further. So if you want to change it back to the normal state, you have to apply a greater magnetic field. तो इसीलिए अगर टेम्परेचर T2 T1 से लेस है और टेम्परेचर T2 पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SCT2 है और टेम्परेचर T1 पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HCT1 है, तो HCT2 HCT1 से ग्रेटर होगा। यानी कि जितना टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे, हमें ग्रेटर और ग्रेटर मैग्नेटिक क्रिटिकल फील्ड चाहिए होगा उसको नॉर्मल स्टेट में चेंज करने के लिए, क्योंकि हम लोअर और लोअर टेम्परेचर पर बेहतर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं। तो अगर हम इनमें एक रिलेशनशिप देखें, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है HCT इक्वल टू HC0 1 माइनस टी स्क्वायर बाई TC स्क्वायर। तो यहां जो ये T है, ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल का टेम्परेचर है और TC जो है ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो HCT इज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड when the temperature of superconducting coil is T Kelvin, and HC0 is the critical magnetic field when the temperature of superconducting coil is 0 Kelvin. तो HC0 जो होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि अगर आप किसी सुपर कंडक्टिंग कॉइल को 0 केल्विन तक कूल कर देते हैं और उस स्थिति में आप उसे नॉर्मल स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे हाई क्रिटिकल फील्ड लगाना होगा, क्योंकि वो उस समय बेस्ट सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पर है और उसे नॉर्मल आप बना रहे हैं, तो आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ critical magnetic field with temperature, that at the critical temperature critical magnetic field is 0 because the magnetic lines of force is already inside the material, so you don't need to apply any field to change it to normal because it is already in normal state, right? As you reduce the temperature below TC and further, then for that you need higher and higher critical magnetic field to change it back to the normal state. So this is the variation of critical magnetic field with temperature.